सबसे पहले शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। बांग्लादेश में जितनी तेजी से राजनीतिक हालात बिगड़े हैं, उतनी ही तेजी से बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति भी डामाडोल हो रही है। खासतौर से बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर इसका बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। वहीं एंटी इंडिया कैंपेन के चलते भी बांग्लादेश के आयात और निर्यात पर भारी गिरावट देखने को मिल रही है। भारत और बांग्लादेश के बीच फिलहाल व्यापार कितना बड़ा है, इस पूरे संकट का कितना असर व्यापार पर पड़ रहा है, हालात अगर नहीं सुधरे तो बांग्लादेश में किस तरह की इंडस्ट्री को क्या क्या नुकसान होगा, उसका भारत पर क्या इंपैक्ट होगा, क्या हमें भी कुछ बड़ा नुकसान हो रहा है। देखिए, संकट तो जितनी जल्दी दूर हो, भारत के प्रति जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स हैं बांग्लादेश में जितनी जल्दी सुधरें, सबको उम्मीद यही है। लेकिन कभी कभी किसी देश का कोई संकट कुछ नए कारोबारी लिहाज से कुछ मौके भी लेकर आता है। तो क्या इस तरह की बातें एनालिसिस में आ रही हैं एक्सपर्ट्स के या नहीं, आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा। ये रिपोर्ट आप पहले देखिए, मैं लौट रहा हूं मेहमानों के साथ और आगे एक्सपर्ट से समझेंगे बांग्लादेश में बवाल, बिजनेस का कितना बदला हाल। बांग्लादेश में सियासी संकट जारी है तो वहीं एंटी इंडिया कैंपेन के चलते भी बांग्लादेश में अराजकता फैली हुई है, जिसका सीधा असर दोनों देशों के ट्रेड पर पड़ता दिख रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच लंबे समय से मजबूत व्यापारिक रिश्ते रहे हैं। दोनों देश रोजमर्रा की कई जरूरी चीजों का व्यापार करते हैं, लेकिन हाल के दिनों में रिश्तों में आई तलखी और बांग्लादेश की अंदरूनी राजनीतिक आग की आंच इस ट्रेड पर भी पड़ती दिख रही है, खासकर उन भारतीय सामानों पर जिन पर बांग्लादेश की आम जिंदगी टिकी है। सप्लाई रुकी तो बांग्लादेश में कपड़े से लेकर खाने तक का संकट खड़ा हो सकता है। बांग्लादेश अपनी भौगोलिक वजह से भारत पर निर्भर है। बांग्लादेश की 94% सीमा भारत से लगती है, यानी कुल 4,367 किलोमीटर लंबी। इसलिए व्यापार, ट्रांजिट और सुरक्षा में भारत की भूमिका अहम है। भारत से सस्ती और जल्दी सप्लाई बांग्लादेश को लागत में फायदा देती है। बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच वित्त वर्ष 2022-23 में द्विपक्षीय व्यापार 15.9 अरब डॉलर रहा। बांग्लादेश ने भारत को 2 अरब डॉलर का निर्यात किया, जबकि भारत का निर्यात 2021 में 14 अरब डॉलर था। तो वहीं 2022 में 13.8 अरब डॉलर और 2023 में 11.3 अरब डॉलर रहा। भारत ने पिछले 8 साल में बांग्लादेश को 8 अरब डॉलर की विकास सहायता दी है। खासकर सड़कें, रेल, पोर्ट्स जैसे प्रोजेक्ट्स इसमें शामिल हैं। तो एक बात साफ है कि शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर कानून व्यवस्था, निवेश में भारी गिरावट और राजस्व की कमी ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को गहरे संकट में डाल दिया है। तो चलिए ये भी समझते हैं कि आखिरकार भारत की किन किन वस्तुओं पर टिकी है बांग्लादेश की इकोनॉमी। तो समझना जरूरी है कि भारत से बांग्लादेश को करीब 6,575 करोड़ रुपए की दवाइयां और मेडिकल सप्लाई होता है। इसके अलावा बांग्लादेश बड़े पैमाने पर भारत से गेहूं, चावल, चीनी, प्याज, आलू, लहसुन, मसाले, ताजे फल, सब्जियां, प्रोसेस्ड फूड और कॉटन जैसे प्रोडक्ट्स का आयात करता है। साफ शब्दों में कहें तो भारत से कारोबार करना बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, बल्कि भारत से जरूरी उत्पादों की सप्लाई बाधित हुई तो बांग्लादेश में महंगाई, बेरोजगारी और जीडीपी पर सीधा असर पड़ना तय है। करीब 8.7 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूबे बांग्लादेश की आर्थिक सेहत वेंटिलेटर पर पहुंच गई है। कम रेवेन्यू, इन्वेस्टमेंट में गिरावट ने सरकारी खजाना खाली कर दिया है। ऐसे में कंपनियां बांग्लादेश छोड़ रही हैं। देश 14% की रफ्तार से बढ़ रहे कर्ज के दलदल में धंसता जा रहा है, सो अलग। ऐसे में बांग्लादेश अगर भारत विरोधी मुहिम को और हवा देता है तो उसकी इकोनॉमी कब हवा हो जाएगी, ये उसे खुद नहीं पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वागत करते हैं खास मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुभाष चंद्र गर्ग सर, पूर्व वित्त सचिव और आर्थिक मामलों के जाने माने जानकार। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ है आर के विश जी,
नेशनल प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया टेक्सटाइल एसोसिएशन के। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं मनोज पंत सर, इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपर्ट, विजिटिंग प्रोफेसर शिवनाथन यूनिवर्सिटी एंड फॉर्मर वाइस चांसलर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर पंत आपका भी हमारे शो पे। गर्ग सर, ऑफ कोर्स चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहा हूँ, और बड़ा कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है सर भारत और बांग्लादेश की। व्यापार, ट्रांजिट, कनेक्टिविटी आपस में बड़े गुथे हुए हैं, निर्भर हैं बहुत ज़्यादा। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये पॉलिटिकली इसके क्या पक्ष हैं वो सब लोग हम देख रहे हैं, लेकिन बिजनेस, दोनों द्विपक्षीय व्यापार के नज़रिए से सर क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ा है? आपका असेसमेंट सबसे पहले इसी पर। गर्ग सर। थैंक यू दीपक। बिल्कुल सही कहा कि भारत बांग्लादेश बहुत इंटीमेटली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और भारत का नॉर्थ ईस्ट भी हमारे लिए बांग्लादेश के माध्यम से बहुत इम्पोर्टेंट है। बांग्लादेश के लिए तो हिंदुस्तान बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर तरह से, बॉर्डर, ट्रेड, पॉलिटिकल, डेवलपमेंट असिस्टेंस, हर तरीके से। तो दोनों देशों की जो इंटरडिपेंडेंस है उसके ऊपर काफ़ी महत्वपूर्ण है दोनों देशों के लिए। अभी जो हो रहा है शेख हसीना के वहाँ से सत्ता से पदच्युत करने के बाद, वो काफ़ी अनफॉर्चुनेट है दोनों देशों के लिए। मुझे तो विशेष तौर से ये इसलिए भी लगता है कि मैं जब विश्व बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था तो मैं हिंदुस्तान को और बांग्लादेश दोनों को रिप्रेजेंट करता था, भूटान और श्रीलंका के अलावा। अच्छा। तो मुझे तो इन दोनों देशों के बीच में जो विवाद बढ़ रहे हैं, जो परेशानियां बढ़ रही हैं, उसके कारण से व्यक्तिगत रूप से भी काफ़ी ख़राब लग रहा है। ट्रेड के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो देखिए, इंडिया बांग्लादेश को बहुत एक्सपोर्ट करता है। बांग्लादेश से हम काफ़ी कम रिलेटिवली एक्सपोर्ट करते हैं। अगर आप 24-25 के आंकड़े लें तो $13.5 बिलियन का एक्सपोर्ट था, जिसमें से करीब $11.5 बिलियन तो हम एक्सपोर्ट करते थे, और 2 बिलियन के आसपास का हमारा इंपोर्ट था। सो हमारा भी बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि एक्सपोर्ट से हम कमाते हैं, तो एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा है और इम्पोर्ट हमारा उनके मुकाबले काफ़ी कम है रिलेटिवली स्पीकिंग। लेकिन इसमें बड़ी विचित्र चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अब अगर आप देखें तो जैसे एक कॉटन और टेक्सटाइल के हिसाब से देखिए तो हम अपना तकरीबन 24-25%, एक चौथाई जो कॉटन का एक्सपोर्ट है वो बांग्लादेश को करते हैं। लेकिन बांग्लादेश से हम जो गारमेंट है उसका इंपोर्ट करते हैं। तो बांग्लादेश हमारे यहाँ से कॉटन लेके उसको सस्ते में प्रोसेस करके हमारे यहाँ पे अच्छी और कम दाम में हमें टेक्सटाइल और गारमेंट्स बेच देता है, चाहे शर्ट्स हों चाहे और कोई प्रोडक्ट्स हों। तो बांग्लादेश का ट्रेड, स्पेशली उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है टेक्सटाइल पे। तो टेक्सटाइल के मामले में बांग्लादेश हमारे यहाँ से काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, इसलिए हम कॉटन को उसको एक्सपोर्ट करके और गारमेंट उससे इंपोर्ट करते हैं। बाकी और कई सारी चीज़ों में, गेहूं, चावल स्पेशली काफ़ी सालों से बांग्लादेश हमारे यहाँ से बहुत इंपोर्ट करता था, क्योंकि उसको सस्ता भी पड़ता है। लेकिन ओवर द इयर्स अब बांग्लादेश ने इसमें काफ़ी अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी सेल्फ सफिशिएंसी इसमें कर ली है। हम पिछले 2-3 साल में हमारा जो ट्रेड सरप्लस है वो ऑलरेडी करीब 30-40% कम हो गया है। अच्छा। तो अगर ये ट्रेड का रिश्ता बिगड़ता है तो हमें भी नुकसान होगा बहुत। बांग्लादेश को तो होगा ही, लेकिन हमें भी बहुत नुकसान होगा। तो हमें इस तरह से इसको नहीं लेना चाहिए कि हमें फायदा है और बांग्लादेश बर्बाद हो जाएगा। उस दृष्टिकोण से अगर हम लेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें दोनों के फायदे के हिसाब से डील करना चाहिए। यानी कि जो आंकड़े आपने बताए, तो लगभग आप $14 बिलियन का ट्रेड मान लीजिए, और इंडिया का एक्सपोर्ट 12 बिलियन के आसपास हो गया, और बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट है यानी कि हमारा इंपोर्ट है वो लगभग $2 बिलियन का। अब इसमें विद सर हमें ये बताइए, क्योंकि जैसा सर ने भी कहा और आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि टेक्सटाइल और अपैरल में बड़ी इंटरडिपेंडेंस है हमारी। सर ने बिल्कुल सही कहा
कि बांग्लादेश एक तरह से ग्लोबल एक्सपोर्टर है लेकिन सबसे बड़ा सप्लायर हम हैं, तो बहुत ज़्यादा निर्भरता हमारी भी है। तो कितना कुछ टेक्सटाइल के क्षेत्र में ये दोनों देशों के संबंधों को जो नुकसान हो रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सर, और आप लोगों की क्या डिमांड है? राम राम जी। अगर हम देखें बांग्लादेश में ये जो टर्मोइल्स आया है, ये लॉन्ग टर्म रहेगा या शॉर्ट टर्म रहेगा, क्योंकि इलेक्शन फरवरी में आने वाले हैं और इलेक्शन अगर पेंडिंग चलते हैं लॉन्ग टर्म होता है। आज बांग्लादेश के थोड़े आंकड़े देखें और इंडिया के आंकड़े देखें, टेक्सटाइल के बारे में मैं बात करूंगा, तो टेक्सटाइल में जो आंकड़े हैं वो बांग्लादेश आज टोटल गारमेंट वर्ल्ड को 38 यूएस बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है, जिसमें वो यूरोपियन कंट्रीज़ को अराउंड 18 टू 19 बिलियन डॉलर करता है और यूएसए को 8 टू 9 बिलियन डॉलर करता है। और हमें जो टोटल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है वो ओनली 1.86 बिलियन डॉलर है। तो अगर देखा जाए लास्ट ईयर से 2024 से फाइनेंशियल ईयर से और 2025 फाइनेंशियल ईयर लगाएं या कैलेंडर ईयर लगाएं, तो बांग्लादेश में थोड़ा सा टर्मोइल होने के बाद भी उसने अपना जो गारमेंट एक्सपोर्ट है वो बढ़ाया है। चाहे उसमें रीज़न ये है कि वो जो यूएसए में टैरिफ है उसका कम है इंडिया की वजह से, परंतु अब आ जाएं कि हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं। अब हमारे क्या है, टेक्सटाइल जो हमारा टोटल आज की डेट में टोटल टेक्सटाइल ट्रेड है वो 38 यूएस बिलियन डॉलर है, जिसमें से 16 बिलियन डॉलर रेडीमेड गारमेंट है, बाकी अदर है। तो इसमें हमारा क्या है कि अभी जो टेक्सटाइल जो हम एक्सपोर्ट करते हैं बांग्लादेश को, वो अराउंड 12 बिलियन डॉलर करते हैं, जिसमें मोस्टली रॉ मटेरियल है या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स है, जैसे स्पिनिंग है, यार्न है, रॉ मटेरियल है, जिससे वो आगे फैब्रिक और गारमेंट बढ़ाता है। अगर ये हमारा एक्सपोर्ट उसमें टर्मोइल होने की वजह से कम होता है तो थोड़ा सा हमें भी अफेक्ट पड़ेगा। अब आ जाइए इसके फायदे क्या होंगे। जो बांग्लादेश में अगर ये लॉन्ग टर्म चलता है, हमें दूसरी मार्केट मिलनी शुरू हो जाएंगी। अभी आप देखें इवन यूएसए के टैरिफ बढ़ने के बाद भी हमारा ऑफ कोर्स थोड़ा सा कॉटन गारमेंट एक्सपोर्ट कम हुआ है, बट ओवरऑल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इफ़ यू सी लास्ट 2-3 मंथ में हमारा बढ़ा है। अच्छा। सबसे बड़ी क्या बात होने जा रही है कि हमारे गवर्नमेंट ने जो जीएसटी रिफॉर्म किया है, जो डाउनस्ट्रीम टेक्सटाइल को 5% किया है, उससे हमारी जो टोटल कॉस्ट ऑफ फैब्रिक एंड गारमेंट हैज़ कम डाउन। सेकेंड थिंग, जो उन्होंने रॉ मटेरियल गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है कि मैन मेड फाइबर जो वर्ल्ड ओवर ग्रो कर रहा है, पॉलिएस्टर ग्रो कर रहा है, उसकी तरफ ध्यान देना शुरू किया है। और उसकी ध्यान की वजह से जो सारा जो रॉ मटेरियल है, राइट फ्रॉम पीटीए, एमईजी टिल फैब्रिक गारमेंट, दैट इज वी आर गेटिंग ऑन इंटरनेशनल प्राइसेस, सो द import of some of the items has reduced and export will increase. Second thing, मैं आता हूं सर, मैं एक एक करके सर आता हूं सर, एक एक करके आपसे मैं बात करूंगा एक एक पॉइंट पे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है और क्या करना है, इस पे भी मैं आपसे बात करूंगा। प्रोफेसर पंत, आपके पास आ रहा हूं। कितना सर आप इम्पैक्ट देख रहे हैं, क्योंकि टेक्सटाइल पर यहाँ पर खासतौर से बातचीत हो रही है। अभी विद साहब भी बता रहे थे कि यूएस मार्केट में भी बांग्लादेश का एक्सपोर्ट थोड़ा सा फॉल हुआ है, इंडिया का एक्सपोर्ट थोड़ा सा राइज हुआ है, लेकिन ये अलग है, मतलब ये तो तीसरे देश की कहानी होगी। हमारे और बांग्लादेश के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड होता था, और अगर हम टेक्सटाइल को भी लें, और टेक्सटाइल के साथ साथ जो विज साहब ने बताया जो बाकी की मशीनरी हैं, उन सबका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उससे सर हमको कितना इम्पैक्ट आ रहा है और कितना ज़रूरी है दोनों देशों के रिश्ते के पटरी पर आना? देखिए, इंडिया की पॉइंट ऑफ व्यू से मेन ये है कि हमारे भी कॉटन एक्सपोर्ट जाती है बांग्लादेश, और तभी उसी यार्न को कन्वर्ट करके बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता है टेक्सटाइल यूएसए को। ना यूएसए के उनकी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स और द टोटल एक्सपोर्ट्स 85% ऑफ एक्सपोर्ट्स आर टेक्सटाइल। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सब छूट दिए हुए हैं, आवर्स वर्क,
मैन कैन वर्क, विमेन कैन वर्क, सब कुछ अलाउड है। तो वो उनका प्रिंसिपल सेक्टर है एंड इसमें दे आर अहेड ऑफ इंडिया। उसका रीजन ये है कि बांग्लादेश एंड पाकिस्तान आर लिटरली द गारमेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड सारे यूएस में प्रोडक्ट्स उनके जाते हैं। तो हमको सबसे इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि वी आर एक्सपोर्टिंग कॉटन टू देम, वी आल्सो नीड टू एक्सपोर्ट द कॉटन। बट इंडिया को इतनी आर्थिक स्थिति की इशू नहीं है। इंडिया की बहुत साल से बहस चल रही बांग्लादेश की, भैया वी हैव गॉट a $9 बिलियन ट्रेड सरप्लस, अब उससे हम क्या करें? सरप्लस हम भी नहीं चाहते। जैसे गर्ग साहब ठीक कहा कि सरप्लस को हमेशा लंबा सरप्लस रखना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, आप वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको चाहिए एक्सपोर्ट्स, तो वी वांट टू यूज द एक्सपोर्ट्स ऑफ द ट्रेड सरप्लस दैट वी हैव। क्या करें? अब ये बातें चली है बांग्लादेश से इन द पास्ट की पावर, दे हैव अ लॉट ऑफ गैस उनके पास, वो भी ले सकते हैं। इसकी बात भी चली है। प्लस आप किसी ने भी मेंशन नहीं किया, ये खाली ट्रेड की बात नहीं है, बांग्लादेश आल्सो रिलाइज ऑन इंडिया फॉर पावर। अदानी पावर इज प्रोवाइडेड टू बांग्लादेश। रिलेशनशिप बहुत है, हमारी रिलेशनशिप पॉलिटिकल ज्यादा है, इकोनॉमिक इतनी नहीं है। एक्सेप्ट फॉर माइनर प्रॉब्लम्स लाइक जब कभी प्रॉब्लम होती है वेस्ट बंगाल में, तो वी इंपोर्ट वेरी वेल नोन फिश, सबको पता है, ये हिल्सा हमारे पास आ जाती है त्योहार में तो बांग्लादेश, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बांग्लादेश, फॉर द वेस्ट बंगाल कंज्यूमर। इशू इकोनॉमिक नहीं है। अगर मेरे पास 2 मिनट हो, आप थोड़ा बैकग्राउंड देखिए कि हो क्या रहा है बांग्लादेश में। संक्षेप में सर जी। देखिए संक्षेप में देखिए, जो बेगम शेख हसीना है, जो लिटरली सिंस इंडिपेंडेंस हैज बीन सॉर्ट ऑफ कंट्रोलिंग दी बांग्लादेश इकोनॉमी, उसने एक बड़ी अच्छी डेडिकेट बैलेंस स्टैब्लिश किया था कि आर्मी लुक्स आफ्टर ऑल द कंस्ट्रक्शन एंड सिविलियन वर्क and the politicians look after politics। ये perfect separation of political and economic progress, and इससे बहुत फायदा हुआ है। लोग, I hope Bangladesh people listen कि बेगम शेख हसीना से इनको बहुत आर्थिक स्थिति का फायदा हुआ। अब क्या हुआ? अब सडनली वो मॉडल ब्रेक हो गया। अब किसी को पता नहीं कौन कंट्रोल में, उससे बड़ा क्लियर था, सिविलियन कंस्ट्रक्शन कंट्रोल विद बांग्लादेश एंड पॉलिटिकल कंट्रोल विद दी पॉलिटिकल। अब ये जब ब्रेक डाउन हो गया ये अंडरस्टैंडिंग का, तो अब कहाँ जाएगा ये? इस समय व्हाट इज हैपनिंग इज दिस कि कोई इमर्ज नहीं कर रहा। यूनस इज नो लीडर। यूएस को वी ऑल नो हाउ ही इस्टैब्लिश्ड, थोड़ा उनका नाम है, उनकी भी थोड़ी बीच में प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन ही इज नॉट अ लीडर ऑफ द बांग्लादेश। लीडर कौन इमर्ज करेगा, ये एक बड़ी समस्या है। तब तक ये सो दिस आर्थिक स्थिति इज नॉट अ मेजर इशू फॉर इंडिया, इट्स अ मेजर इशू ऑफ बांग्लादेश। राइट सर। लेकिन हमारी इशू पॉलिटिकल इशू है। बांग्लादेश इज क्रिटिकल टू दी पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट। आप जानते हैं, आपको पता है, भाई भाई हम ही दोनों तरफ यार, हिस्सा दोनों खाते हैं हिस्सा। सो दैट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू। भाई भी है सर, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश की एग्जिस्टेंस में इंडिया को कुछ फर्क नहीं पड़ता। कल बंद कर दो, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा एक्सेप्ट सम redirection of exports, but exports we need, we can redirect। कितना अमाउंट है? $9 बिलियन। बट इसके अलावा भी देखिए, ये एक बहुत बड़ा पेचीदा विषय है, क्योंकि जिस तरह का आप पूरे मीडिया में और पूरा वो देखेंगे, जिस तरह का नैरेटिव चल रहा है, ऐसा लगता है कि कुछ लोग तो इस नतीजे पर भी आ जाते हैं कि एक बार फिर से हमारे बिना सोचे समझे और बिना वस्तु स्थिति का अंदाज़ा लगाए कि बांग्लादेश और भारत की जो पुरानी स्थितियां थी वो कैसे हो। तो आज तो सैन्य विकल्प की भी बात कई लोग करने लग जाते हैं बिना सोचे समझे कि भाई भारत सैन्य हस्तक्षेप किन मायनों में कर सकता है और ये कितनी बड़ी बात है, बिना इसका अंदाजा लगाए हुए, बिना बैकग्राउंडर चेक किए हुए। कुछ लोग तो इस पर भी नतीजे पे पहुंच जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं ये सिरदर्दी में हुई क्यों? हाँ, मतलब कई लोग हमें मिलते हैं तो एज ए जर्नलिस्ट भी हमसे पूछते हैं, अच्छा इंडियन आर्मी कब जा रही है वहां पर इनको सबक सिखाने के लिए? देखिए अगर आप हिस्ट्री की रेट्रोस्पेक्टिव हमने क्या किया होता करते रहेंगे तो आप 2 स्टेप के बदले 20 स्टेप पीछे लेंगे, सोचना कोई फायदा नहीं है। बट आपने एक चीज बहुत क्लियर की सर, और मुझे लगता है ये क्लैरिटी बहुत जरूरी थी कि दरअसल मुद्दा बड़ा मेजॉरिटी ये पॉलिटिकल क्राइसिस है, लेकिन गर्ग सर यहाँ पे ट्रिक ये है कि बांग्लादेश में अगर पॉलिटिकल क्राइसिस है और हमारे और बांग्लादेश के बीच में अगर ज्यादा वेटेज पॉलिटिकल रिश्तों को है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही लानी है,
तो क्या इसमें ट्रेड एक टूल हो सकता है किसी रूप में? हम जरा इस पक्ष को आज खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए ट्रेड इस वक्त क्या भूमिका निभा सकता है? बहुत बड़ा रिश्ता इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ से है। तो बांग्लादेश 1972 में जब आज़ाद हुआ 71-72 में, उस समय दुनिया की सबसे कमज़ोर और गरीब इकोनॉमी में हुआ करता था। पिछले तकरीबन 50 साल में जब बांग्लादेश के आज़ाद होने के बाद बांग्लादेश में काफ़ी आर्थिक विकास हुआ है। हिंदुस्तान में ने भी उसमें बहुत मदद की है, लेकिन बांग्लादेशियों ने खुद ने बहुत मेहनत करके ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसके का लीडर आज विश्व में बांग्लादेश है, वहाँ नॉन एक्सिस्टेंट थी, कुछ हुआ नहीं करता था एक भी, लेकिन इन्होंने 30-40 साल में इतनी मेहनत करके टेक्सटाइल के क्षेत्र में पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा दी है। इसी तरह से और फार्मास्यूटिकल और दूसरे कई क्षेत्रों में भी वो आगे बढ़ रहे हैं, बट टेक्सटाइल में दे मास्टर्स। और इसका रिजल्ट ये हुआ है कि पिछले 15 साल में बांग्लादेश की आर्थिक विकास की गति जो है वो एक्चुअली हिंदुस्तान से भी ज़्यादा रही है कुल मिला के। और आज वो पाकिस्तान से कहीं, जब उसकी इकॉनमी आधी से कम हुआ करती थी, आज उसकी इकॉनमी पाकिस्तान से बड़ी इकॉनमी है। और बांग्लादेश में जो भुखमरी, जो गरीबी, वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। आज पहले बांग्लादेश से बहुत लोग यहाँ पे हिंदुस्तान में पलायन करके आया करते थे। अब ऐसी स्थिति नहीं है। बांग्लादेश के स्टैंडर्ड्स, जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो भी हिंदुस्तान के स्टैंडर्ड से बराबर हैं और कुछ हद तक अच्छे भी हैं। तो बांग्लादेश की इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टेबिलिटी और ट्रेड का उसकी पॉलिटिक्स से भी बहुत बड़ा रिश्ता है। अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स के हिसाब से कि अगर आप देखें तो वहाँ पे जो पाकिस्तान में मिलिट्री की बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस और वक़्त है, बांग्लादेश में भी समय समय पे वो निकल के आता है। और वहाँ जो ये दो पॉलिटिकल ग्रुप्स बने हुए हैं, एक इंडिया से अहमियत रखता है जो शेख हसीना वाला ग्रुप है, और जो दूसरा वाला ये जिया वाला ग्रुप है जो पाकिस्तान से ज़्यादा और से अहमियत रखता है। तो इनमें जो पॉलिटिक्स है वहाँ की, उस पॉलिटिक्स में अगर हम फंस जाते हैं तो हम उसको स्टेबलाइज नहीं कर सकते। हमें ये भी बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, जैसे कई बार लोग ये कहते हैं कि बांग्लादेश में परेशानी हो रही तो हमारा ट्रेड सुधर जाएगा, हमें अमेरिकन और दूसरे मार्केट्स में फ़ायदा। अगर ऐसी चीज़ों पे अगर हम अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं तो एक्चुअली हम लोग बांग्लादेश की पॉलिटिक्स को भी ख़राब करते हैं। हमारा योगदान कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। आज बांग्लादेश अगर पाकिस्तान की तरफ वापस ग्रेविटेट कर रहा है, 1971 के से पहले जितना ज़्यादा अत्याचार, जिनोसाइड के बावजूद, उसमें हमें कुछ हद तक ये भी देखना चाहिए कि ये हमारी भी फेलियर है क्या, कि हम इसको, जिसको हमने एक तरह से आज़ादी दिलाने में इतना योगदान दिया, वो आज हमारे खिलाफ क्यों हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ट्रेड, इकोनॉमिक्स, इन्वेस्टमेंट, असिस्टेंस, एड, इन सब पे हमें स्ट्रेटेजिकली इस तरह से काम करना चाहिए कि बांग्लादेश हमारे साथ रहे, बजाय हम उसके दुश्मन या हम उस पर ओवर पावर करके कोई फ़ायदा उठाने की सोचें। वो फ़ायदा नहीं देगा। हम एक्चुअली और अपनी मुसीबत कर लेंगे। एक फ्रंट इधर खुला हुआ है, दूसरा और फ्रंट अगर उधर खुल जाता है तो आप समझिए कि हिंदुस्तान के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल। लेकिन अब जो जिनके भी हाथों के खिलौने यूनुस साहब बने हुए थे, अगेन ये थोड़ा सा पॉलिटिकल डिस्कशन आ रहा है, बट भारत का पक्ष तो हमेशा से यही रहा है कि आप भारत के खिलाफ, भारत के एडवर्सरीज के साथ मिलकर और उस नैरेटिव का सपोर्ट करेंगे तो भारत को फिर अपने हिसाब से जवाब देने का हक भी है। बट बहरहाल वापस लौटते हैं व्यापार पर। और विज साहब, अब ये बताइए, क्योंकि शुरुआत में आपने कहा था 2 बड़े सवाल आपने उठाए थे, अब वही सवाल का स्पष्ट जवाब आप दीजिए। आपने कहा था कि हमें ये समझना होगा कि द्विपक्षीय व्यापार के नज़रिए से बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, क्या ये क्षणिक है, सूक्ष्मकालीन है या दीर्घकालिक है, ये एकदम शॉर्ट पीरियड के लिए है या लॉन्ग पीरियड के लिए है? आप ही बताइए सर, आप लोगों का आकलन क्या है? आप व्यापार कर रहे हैं,
आपका आकलन क्या कहता है कि कब तक वहाँ पर स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी? वहाँ पर अभी तारिक रहमान भी लौट आए हैं। अच्छी बात यह है कि भारत के खिलाफ उन्होंने अभी तक तो संयमित बयान ही दिया है, तो एक उम्मीद की किरण ये भी आ रही है कि साहब अगर वो आ जाएं तो सब ठीक ठाक हो जाएगा। आप लोगों का आकलन क्या है? देखो, मेरा क्या है कि बांग्लादेश की जो मैंने बोला है कि मेजर इकोनॉमी वो गारमेंट पे डिपेंड करती है। हाँ। और कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी आती है तो वो अपनी इकोनॉमी को डाउन नहीं होने देगी, वो नहीं तो टर्मोइल चलता रहेगा। मुझे तो ये लगता है कि फरवरी मार्च तक ये सेटल हो जाएगा और बांग्लादेश को इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता है रॉ मटेरियल वो होता है, तो बांग्लादेश को भी रॉ मटेरियल चाहिए। आज बांग्लादेश से जो बॉर्डर लाइन है, जो किलोमीटर्स हैं, जो बांग्लादेश से रॉ मटेरियल मिल सकता है इंडिया से, वो नहीं मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश इंडिया के साथ लॉन्ग टर्म डिस्प्यूट रखे और वो अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करेगा। पर एक चीज़ है, इसमें इंडिया को फ़ायदा होने वाला है। अगर ये लॉन्ग टर्म मुझे तो नहीं लगता नहीं होने वाली, फिर भी क्योंकि हमारे अब यूरोपियन यूनियन से, यूएसए से एफटीए होने जा रहा है, तो हमारी मार्केट खुलती जा रही है। और सेकंड थिंग क्या है कि हमारे जो गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम लेके आई है और पीएम मित्रा पार्क लेके आई है, इससे क्या है कि अगर जो ब्रांड्स है ना वो अल्टरनेट ढूंढना शुरू कर दिया है। आप देखो ना, इवन यूएसए के एक्सपोर्ट के बाद भी हमारा गारमेंट बढ़ा है। तो मुझे नहीं लगता कि इट इज़ ए लॉन्ग टर्म डिस्प्यूट विल रिमेन इन बांग्लादेश। बट इसके साथ साथ हमें थोड़ी सी गवर्नमेंट से, जो इतना गवर्नमेंट ने सब कुछ किया है टेक्सटाइल को ग्रो करने के लिए, तो दो तीन चीज़ें जो गवर्नमेंट में है कि एफटीए किया है, क्यूसीओ किया है, जीएसटी किया है, पीएलआई मित्रा पार्क किया है, और एक्सपोर्ट के अगेंस्ट उन्होंने जो डिले पेमेंट हो रही थी उसकी फैसिलिटीज़ दी है। तो अब इंडस्ट्री विल लुक आफ्टर टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू इंडिया। इसमें थोड़ा सा है, हमारी दो तीन चीज़ें हैं। एक, एक्सपोर्ट के अगेंस्ट थोड़ा सा आगे गवर्नमेंट ए टफ करके इंसेंटिव देती थी, वो थोड़ा सा दे। थोड़ा सा जो हमारी पावर है, स्टेट टू स्टेट पावर की जो ट्रांसमिशन कॉस्ट है वो बहुत हाई है। हमारे यहाँ 7.5-8 रुपये पर यूनिट पावर इंडस्ट्री को मिलती है। वो थोड़ा सा उसको ठीक करे। जी थोड़ा सा जो हमारी कैपेसिटी ज़्यादा है उसमें थोड़ी कस्टम ड्यूटी थोड़ी सी ठीक करे। सॉरी विशव, मैं आपको रोक रहा हूँ। बहुत जेन्युइन आपकी डिमांड्स हैं, मुझे लगता है गवर्नमेंट को इसको हर हाल में ध्यान देना भी चाहिए। बट मेरा एक सवाल आपसे सीधा सीधा है, अगर भारत सरकार, जिस तरह से भारत सरकार पर एक तरह से दबाव भी बन रहा है और वहाँ पर जो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, आज इंडिया ने कैटेगोरिकली ऑफिशियली कहा भी है कि इसको हम बहुत ज़्यादा इग्नोर नहीं कर सकते हैं। स्वाभाविक रूप से गवर्नमेंट ऑफ द डे पर यह प्रेशर भी होगा कि कुछ सख्त फैसले लिए जाएं अगर फरवरी तक स्थितियां ना बनी, और अगर उनमें एट द कॉस्ट ऑफ बायलैटरल ट्रेड अगर प्रभावित होता है बुरी तरह से, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या इस चीज के लिए तैयार है? और जितने सरकार ने अब तक कदम उठाए हैं, क्या आपके लिए कुछ अल्टरनेटिव मार्केट की व्यवस्थाएं हो गई हैं जिससे आप कंफर्टेबली कहें कि कोई बात नहीं साहब, राष्ट्र हित में बांग्लादेश से व्यापार बंद कीजिए, हमारे पास दूसरे रास्ते भी हैं? हाँ, बिल्कुल। अच्छा। आप ये देखिए, अगर ये लॉन्ग टर्म चलता है तो हमारा गवर्नमेंट ने इतने स्टेप पिछले मोदी साहब जी ने, गवर्नमेंट ने ले लिए हैं जो पिछले 6-8 महीने से 1 साल से, कि अब मैं आपको आज बताता हूं कि 2026 फरवरी मार्च ऑनवर्ड इंडियन टेक्सटाइल विल ग्रो। और हमारा जो एक्सपोर्ट है, जो अभी $38 बिलियन पे पिछले 4-5 साल से रुका हुआ है, इट विल ग्रो। और इंडियन जो मार्केट वैसे ही हमारी ग्रो करती जा रही है। और हमारे जो अल्टरनेट हैं, हमने अभी से ही यूरोपियन यूनियन के हिसाब से कपड़ा बनाना शुरू कर दिया है, यूके के हिसाब से बनाना शुरू कर दिया है, और न्यूजीलैंड से एफटीए हमारा हो गया है, जापान से हो गया है। तो हम लोगों को अल्टरनेट मार्केट है। हमारा 2026 ऑनवर्ड टेक्सटाइल आप देख लेना,
विल ग्रो, हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला Right, sir. अगर ये इनका बांग्लादेश का डिस्प्यूट बढ़ता है। और बांग्लादेश का अगर वो डिस्प्यूट बढ़ता है तो उनकी इकोनॉमी वैसे ही डाउन होती जाएगी इन टेक्सटाइल में, जिसका अल्टरनेट स्वाभाविक रूप से वो बांग्लादेश तो खैर अब जिस राह पर चल पड़ा है भारत विरोधी, जिस हिसाब से हमको लग रहा है, उसको बहुत ज़्यादा ये दिमाग में आ नहीं रहा है कि उसके ट्रेड का, इकोनॉमी का क्या होता है। अगर दिमाग में आता तो संभवतः कुछ उसमें करेक्शंस होते, बट बहरहाल पंत सर आपके पास आ रहा हूँ। बहुत संक्षेप में ये बताएं, पिनाक रंजन चक्रवर्ती हमारे पूर्व में हमारे शो में भी आ चुके हैं और पूर्व हाई कमिश्नर रह चुके हैं बांग्लादेश में। उनका स्टेटमेंट में सुन रहा था कि भारत के खिलाफ प्रतिशोध के लिए एक फॉल्स इक्विवेलेंस यूनिस सरकार कर रही है। अगर यूनिस सरकार इसी रूप में आगे बढ़ती रही तो क्या आपको लगता है सर कि व्यापार में हम वो सद्भावना बनाए रख पाएंगे? ठीक है, पॉलिटिकली तो हम स्टेटमेंट दे देंगे, डिप्लोमेटिकली हम कुछ सख्त कदम उठाएंगे, वीज़ा वूज़ा ये सब, लेकिन व्यापार में दोनों देशों के हित में है कि जब तक बहुत कुछ एक्सट्रीम ना हो जाए, व्यापार में सद्भावना बनी रहे। वो बनी रह पाएगी सर? इतनी जल्दी कोई व्यापार में संबंध खराब नहीं होते, टेक टाइम। देखिए, इशू राइट नाउ पॉलिटिकल रिलेशन की नहीं है। इशू ये है कि बांग्लादेश के साथ बहुत सारी ट्रेड हमारी बॉर्डर ट्रेड है, तो अब प्रॉब्लम है ट्रक कौन चलाएगा अंदर का, ये इशू है। आई डोंट थिंक इट्स अ मेजर इशू, बट लेट मी टेल यू वन थिंग। ये इंप्रेशन अगर आप किसी को लगे कि बांग्लादेश के एक्सपोर्ट बंद हो जाएंगे तो हमको मिल जाएंगे, बहुत गलत फहमी है इसमें। मैं बता रहा हूँ, इट इज नॉट बांग्लादेश विच एक्सपोर्ट्स, ये साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी हैज बीन गाइडिंग बांग्लादेश एक्सपोर्ट्स फ्रॉम 1985-90 ऑनवर्ड्स। ये जो टेक्नोलॉजी जो इनकी है, उनका जो इम्बिलिकल रिकॉर्ड है वर्ल्ड गारमेंट से, फॉरगेट अबाउट हमारे एक्सपोर्ट्स मेनली लिनन होता है, अब थोड़े गारमेंट स्टार्ट हुए, मेनली they are dominate, there's no doubt about it। अभी वो इतनी जल्दी नहीं जाएगा हमारे पास, it will go to Vietnam, it will go to Mexico, not come to India। तो वो मत सोचे, तो इस भावना से मत देखो इस इशू को कि अगर स्थिति और खराब हो गई तो हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट डबल होगी। याद करिए कि अभी हमारे पास 50% का वो लगा हुआ है टैरिफ यूएसए का। हमारी मेजर मार्केट वो है, नॉट यूरोप इज अ मेजर मार्केट टैरिफ, नॉट द यूएसए। इन बांग्लादेश की मेजर मार्केट यूएसए इज नॉट यूरोप, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। ये बांग्लादेश की मार्केट विल नॉट कम टू अस, इट विल गो टू वियतनाम एंड अदर कंट्रीज। इसको छोड़िए, दैट इज नॉट द इशू। आप नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, डोंट लुक एट इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे क्या फर्क पड़ता है, बल्कि बांग्लादेश अगर पॉलिटिकली अनस्टेबल होगा, देयर विल बी ह्यूज बॉर्डर मूवमेंट इन इंडिया। सॉरी सर, अगर मैं दृष्टता, क्योंकि समय की कमी है तो दृष्टता मैं कर रहा हूं आपकी बात को सम अप करने के लिए। आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश अगर बहुत ज़्यादा हमने हैंडल नहीं किया समझदारी से, तो आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए बांग्लादेश जो ऑलरेडी संभवतः जा भी रहा है चीन की ओर और ज्यादा धकेला जा सकता है, एक बड़ा फ्रंट वहां खुल जाएगा। वहां नहीं जाएगा। रिमेंबर जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था, यू कांट चूज योर नेबर्स। एब्सोल्युटली, पड़ोसी बदल नहीं सकते। सो यू आर, मैं तो कहता हूं, आई सी ऑन बोथ साइड्स इंप्रूविंग पॉलिटिकल रिलेशंस क्रिटिकल। ये छोटी चीज की हम ना करो एक्सपोर्ट, हम गारमेंट, दिस इज फुलिश टॉक, डोंट सपोर्ट दिस। India textile industry issues are different, nothing related to Bangladesh. I do not believe it will go to that extent. Right, देखिए, there are people, ये कोई regional conflict थोड़ी कि हमारे दोनों की लड़ाई। Right, हम भी यही उम्मीद करते हैं सर, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि बात वहां तक ना पहुंचे जब दोनों देशों को कड़वे फैसले लेने पड़े, खास तौर से भारत को। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सॉरी मैंने बहुत इंटरप्ट किया आप तीनों को, आई एम सो सॉरी, समय इतना ही था, लेकिन एक अच्छी चर्चा हुई। बहुत बहुत धन्यवाद विज सर, पंत सर, गर्ग सर, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद सर।